दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। आज हमारे साथ अभिषेक अग्रवाल जी हैं और इनका नेट क्लियर हुआ था कुछ दिन पहले। हालांकि इसके पहले भी कई बार आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा विजडम सीए पे। आज फिर से इनको मैंने इनवाइट कर रखा है और आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट नेट। नेट और नेट जेआरएफ, इनसे थोड़ा सा हम डिफरेंस जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अपॉर्चुनिटीज क्या है। और अगर आप सीए कर रहे हैं या एक सीए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इसमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज हैं और इसमें आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं। सो अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल विजडम सीए में। धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सो थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आपका नेट क्लियर हुआ था और आपने नेट में किस तरीके से क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स किस किस तरीके से होते हैं, और नेट और जेआरएफ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, मेरा एक्चुअली मैंने जो देना चालू किया था, मैं ये लास्ट ईयर से ही मैंने देना स्टार्ट किया था। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए इसमें टोटल। हम्म। तो पहला अटेम्प्ट जो था मैं उसमें फेल हो गया था, फिर बाकी 2 अटेम्प्ट जो थे मैंने उसमें क्लियर कर लिया था नेट। हम्म। एंड इसमें देखा जाए तो दो ही सब्जेक्ट्स होती है आपकी। एक तो होता है पेपर वन जो सबको के लिए कॉमन कॉमन होती है, मतलब कि जितने भी स्ट्रीम्स होती है, मतलब हम्म। कि अलग अलग स्ट्रीम्स जैसे कि जो भी मास्टर्स कर रखे हैं तो वो सबको के लिए पेपर वन जो है वो कॉमन रहती है। हम्म। पेपर टू जो होती है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। जैसे कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए पेपर टू कॉमर्स हो गया। तो वो हम्म। डिपेंड करता है कि जो भी है जो नेट के लिए मतलब कि अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कौन से सब्जेक्ट में मतलब कि अपना मास्टर्स कर रखे हैं, उसके बेसिस पे ही वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे ही अपना पेपर टू उनका डिसाइड होगा और उसी में वो अपना नेट क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब जैसे कि मैं कॉमर्स में कर रखा हूँ तो मैं कॉमर्स में ही कर सकता हूँ, मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट को लेके मैं उसे अपना बेस नहीं बना सकता हूँ। मेरे हम्म। लिए जरूरी है कि मेरे पास में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स होने के लिए, ताकि मैं फिर उस सब्जेक्ट के लिए ही मैं नेट दे पाऊँ। इसके अलावा इसमें आपके रिजर्वेशन सिस्टम भी होती है, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। लाइक कि सिर्फ मास्टर्स क्वालिफिकेशन होने से भी नहीं होगा, लाइक कि आपके हम्म। पास में वो पर्टिकुलर परसेंटेज भी होना चाहिए। अब जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी हूँ तो मेरे पास में 55% मार्क्स होना जरूरी है। अगर मेरे पास में 55% मार्क्स नहीं है मास्टर्स में तो मैं एलिजिबल नहीं हो सकता हूँ यूजीसी एनईटी के लिए। लेकिन ओके। अगर वहीं अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर ओबीसी है तो 50% से भी काम हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक चीज ये है सीए स्टूडेंट होने का, कि हम्म। आपका जैसे कि मान लीजिए कि आप जस्ट सीए क्लियर कर रखे हो, तो सीए को मास्टर्स का भी एक दर्जा दिया जाता है, कि मास्टर्स क्वालिफिकेशन का भी दर्जा दिया जाता है। तो हम्म। इसलिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वापस से कुछ मास्टर्स करना पड़े। लेकिन अब डिपेंड यहाँ पे ये कर जाता है कि अगर आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं और हम्म। 50% अगर आप ला रखे हैं सीए फाइनल में, जस्ट आप सीए क्लियर कर लिए, लेकिन आप फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे यूजीसी एनईटी के लिए, क्योंकि इसके लिए मास्टर्स में 55% चाहिए जनरल कैटेगरी को। तो अगर आप सीए क्लियर कर रखे हैं विद 55% मार्क्स तो आपको कोई मास्टर्स करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सीए सेल्फ इज अ मास्टर क्वालिफिकेशन और आपको 55% भी मिल गया, तो आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्टली यूजीसी एनईटी के लिए। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी है, तो अगर आप जस्ट 50% भी है तो आप यूजीसी एनईटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, इसका मतलब कि सीए बनने के बाद भी अगर कोई जनरल कैटेगरीज में है तो उनके लिए 55% कम से कम सीए फाइनल में होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। मतलब कि हम हाँ एग्रीगेट जो हम बात करते हैं तो एग्रीगेट उनका कम से कम 55% होना चाहिए। सीए स्टूडेंट के लिए हाँ। कुछ इसमें कंसेशन होता है या दे हैव टू जस्ट गो थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन? अगर कोई नेट करना चाहे या नेट जेआरएफ तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाना पड़ेगा, सीए स्टूडेंट अगर है तो। करेक्ट। इसमें सिर्फ सीए स्टूडेंट होने से नहीं होगा, सीए क्लियर करना ही पड़ेगा, सीए क्योंकि क्लियर करना पड़ेगा। सीए को ही ये दर्जा दिया हुआ है कि हम्म। सीए को ही ये दर्जा दिया हुआ है मास्टर्स का। सीए स्टूडेंट के लिए वो एग्जाम्पशंस नहीं है, तो ओके, या तो ताकि कुछ सीए कुछ क्लियर कर लो क्वालिफिकेशंस आप। होती है। सीए क्लियर करने के बाद एटलीस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55% आपके फाइनल्स में होने चाहिए कम से कम। नहीं तो आप हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करके, और उसमें भी पीजी में आपके कम से कम 55% होने चाहिए। करेक्ट। हाँ। या तो एक ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर आप सीए स्टूडेंट है तो भी आप नेट दे सकते हैं। हम्म। इसमें ट्रिक क्या रहता है कि आपको 2 साल के भीतर भीतर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। तो मान लीजिए कि अगर आप सीए स्टूडेंट हैं ना, आप बहुत ज्यादा श्योर है कि आप एग्जाम तो मतलब कि 55% के साथ में तो गारंटेड क्लियर कर लेंगे, तो हम्म। आप चाहे तो पहले से एग्जाम दे सकते हैं। आप पहले से ओके। एग्जाम दे दिए और आपके पास में 2 साल का टाइम रहता है कि आप वो मार्कशीट अपलोड करो। तो आप चाहे तो अगर आप जस्ट सीए स्टूडेंट है आप एग्जाम दे दीजिए बीच में। आप एग्जाम क्लियर कर लिए, मान लीजिए आपका नेट भी क्लियर हो गया, जेआरएफ भी क्लियर हो गया, तो हम्म। आपका क्लियर तो हो रखा है, लेकिन उसका वैल्यू तब होगा जब आप सीए फाइनल के मार्कशीट अपलोड करेंगे। मान लीजिए आपने जीआरएफ भी क्लियर कर दिया एग्जाम देके, लेकिन आपके सीए फाइनल में 55% मार्क्स नहीं है। मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका हम्म। 55% मार्क्स नहीं है सीए फाइनल में, तो आपका जो यूजीसी एनईटी का जो रिजल्ट था जिसमें आप नेट या जेआरएफ क्लियर किए हैं उसका कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। तो ये चीज आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप पहले एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए
एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप एलिजिबिलिटी में फेल हो गए तो आपका एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। मतलब तो ये दोनों ही चीजें चीज चाहिए आपको होंगी। थोड़ा, हाँ। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी है तो इसमें और ज्यादा बेनिफिट हो जाता है कि लाइक कि अगर आप श्योर है कि हाँ कि आप एग्जाम क्लियर कर ही लोगे जस्ट तो पास फिर ये। आप जस्ट, हाँ जस्ट ये आपका क्लियर हो जाएगा, आपको पता है। नहीं भी हम्म हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपको जस्ट एग्जाम में जाके बैठना होता है। अगर आप एग्जाम में जाके बैठ गए और आपका क्लियर हो गया, हम्म। यूजीसी एनईटी का एग्जाम अगर आपका क्लियर हो गया और वापस से आप जब सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो और वो भी क्लियर हो जाता है, तो आपके लिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, क्योंकि यूजीसी एनईटी का जो पढ़ाई है वो सीए के पढ़ाई में सब कुछ कवर अप हो चुका होता है। तो ओके। आपको एडिशनली कुछ अलग से और कुछ प्रिपेयर करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। आप जाके जस्ट बैठ भी जाएंगे तो भी आपका क्लियर होने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो हम्म। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जाके जस्ट एग्जाम दे दिए यूजीसी एनईटी का, हाई चांसेस है कि आपका वो क्लियर हो जाएगा। और विद इन 2 इयर्स आपका सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो आप जनरल कैटेगरी है तो 55% आ गया तो आप अपलोड कर दिए तो आपको यूजीसी एनईटी का क्वालिफिकेशन मिल गया। और अगर शेड्यूल टाइप्स या ओबीसी है तो जस्ट आप सीए भी क्लियर हो गए तो आपको फिर वो यूजीसी एनईटी जीआरएफ का क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो एडिशनली आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ रहा है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको इस क्वालिफिकेशंस का आइडिया है तो आप इसका जो लूप होल्स है उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मास्टर्स क्लियर होने के बाद ही ये एग्जाम दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बिना मास्टर्स क्लियर किए भी ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन शर्त बस यही है कि 2 साल के भीतर भीतर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, आपको अपना मार्कशीट इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप अपलोड नहीं कर पाए या फिर आपका जो मार्क्स है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाया तो आपका क्वालिफिकेशन बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। ग्रेट, ये तो खैर रही हमारी एलिजिबिलिटी की बात। नेट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, नेट अगर आप करना चाहते हैं तो सो इसका अगर हम बात करें जो नेट और नेट जेआरएफ दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज की तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती हैं? नेट और नेट जेआरएफ ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि एक सीए और मेरिट सीए के बीच में डिफरेंस होता है। एग्जाम सेम ही है, लेकिन हम्म बस वही है कि मार्क्स ज्यादा आता है आप टॉपर्स में है। कि अगर आप टॉप 50 में होते हैं, अगर सीए का एग्जाम दे रहे हैं, सीए फाइनल या हम्म कोई भी सीए या इंटर, तो टॉप 50 में होता है तो आपको रैंक दिया जाता है जो वो मेरिट लिस्ट में जो आ जाते हैं। वैसे ही वो जेआरएफ होता है आपका यूजीसी एनईटी लाइन में। लाइक हम्म कि नेट क्लियर करना, मैं आपको सीए के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ। लाइक कि मान लीजिए कि एक बार के लिए कि सीए और नेट एकदम सेम है, हम्म तो जब आप सीए क्लियर कर लिए तो मान लीजिए कि आप नेट क्लियर किए। लेकिन हम्म अगर आप जब सीए क्लियर करते हैं विथ मेरिट रैंक के साथ में, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है आपका नेट विथ रैंक। जब आप नेट क्लियर करते हैं विथ रैंक तो वो जेआरएफ हो जाता है। ओके। तो इसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ कि इतना वो लोग को जेआरएफ चाहिए। मतलब कि ऐसे कुछ फिक्स नहीं है जैसे कि सीए में फिक्स होता है कि टॉप 50 आपके रैंकर्स होंगे, जेआरएफ में फिक्स नहीं है कि आपके रैंकर्स कौन कौन होंगे। लाइक इट कैन बी 100 रैंकर्स, इट कैन बी 200 रैंकर्स, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो लोग कितना पास करना चाहते हैं। तो अगर हम्म वो लोग ज्यादा जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो 200-300 भी जेआरएफ रख दे। और अगर वो लोग चाहते हैं कि मतलब कि उतना ज्यादा पास आउट नहीं करना है तो वो हम्म 80 to 100 के बीच में भी रख सकते हैं कि हाँ कि ज्यादा जेआरएफ नहीं रखना है, उनको सिर्फ 80 to 100 ही जेआरएफ चाहिए। तो हम्म सीए में 50 फिक्स्ड है, लेकिन जेआरएफ में ये फिक्स नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। वो लोग के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो लोग कितना रैंकर्स डेवलप करना चाहते हैं। और इसके अलावा बेनिफिट ये है कि अगर आप जस्ट प्लेन नेट कर रखे हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इन यूनिवर्सिटीज एंड ऑल ये सब में आप चाहे तो आराम से इजी प्रोफेसर बन सकते हैं। और हम्म इसके अलावा आप चाहे तो गेस्ट लेक्चरर ये सब भी बन सकते हैं। जो कि देखा जाए, जो मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ वो देखे कि दोनों कॉमन ही है। अगर मैं आपको नेट के लिए कोई बेनिफिट बता रहा हूँ तो ऑब्वियस सा पता है कि वो जेआरएफ के लिए भी कवर हो गया। तो कॉमन बेनिफिट जो है जेआरएफ और नेट के लिए वो यही है कि आप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन सकते हैं, चाहे तो गेस्ट लेक्चरर भी बन सकते हैं। हम्म इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट जो मुझे समझ में आया कि आप चाहे तो अपने कोचिंग सेंटर भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है और हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है। तो अगर आप ये बिल्कुल। क्लियर कर रखे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि स्टूडेंट्स लोग को ग्रैप कर पाना। तो आपके हम्म कोचिंग सेंटर अगर आप चलाते हैं तो विद इन ईयर और 2 आप बहुत अच्छा स्टूडेंट बेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट आपको जेआरएफ में ये चीज होता है कि ये एक अपग्रेड हो गया यूजीसी एनईटी के लिए। तो ऑब्वियस सा पता है कि ये आपको एक हायर ब्रांड प्रोवाइड करता है, हायर आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है कि कहीं पर भी आपको सेलेक्ट होने के लिए। लेकिन अगर आप नेट है और जेआरएफ है, कोई और जेआरएफ है, अगर वो जेआरएफ अप्लाई कर रहे हैं तो पोजीशन हाई चांसेस है कि उस पोजीशन के लिए जेआरएफ को पहले माना जाएगा, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके बिल्कुल। अलावा जेआरएफ में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको मंथली बेसिस पे भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इट्स अ बिट ऑफ स्कॉलरशिप टाइप की आपको एक एडिशनल पैसा भी आपको मिल रहा है। हम्म। कॉमन बेनिफिट दोनों में एक चीज ये भी है कि फिर आप ये एक एंट्रेंस एग्जाम टाइप हो गया। तो आप ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप फिर पीएचडी का भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि पीएचडी के लिए नेसेसरी है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है।
और सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट ये है कि ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो फिर ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी पीएचडी कर सकते हैं। इसके लोअर लेवल पे आते हैं सेट सेट जो हो गया आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और सर मैं डब्ल्यू बी सेट क्लियर करता हूँ तो मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल से ही पीएचडी कर पाऊंगा और कहीं से नहीं कर पाऊंगा। फिर इसके लोअर लेवल पे आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स। तो अगर यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम मैं क्लियर करता हूँ तो मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से ही मैं पीएचडी कर पाऊंगा। तो नेट क्लियर करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपके पास में ऑप्शंस रहेगी, आप पूरे नेशनल लेवल पे आप चूज कर सकते हैं कि आप पीएचडी कहाँ से कर पाएंगे। तो कॉमन बेनिफिट तो यही हो गए, और जीआरएफ के तो एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है और ये एक हायर लेवल ऑफ ब्रांड होता है। ओके। वैसे आपके हिसाब से जैसे कि आपने सीए भी कर रखा है क्लियर, और आपका जो नेट है, नेट भी आपका आपने क्वालिफाई कर रखा था, तो आफ्टर सीए अगर कोई नेट करता है तो उसको कॉर्पोरेट में कुछ ऐसा ज्यादा बेनिफिट है या केवल टीचिंग में उनको ज्यादा अच्छा है? इसमें कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ खास बेनिफिट नहीं है, ये मोस्टली आपके टीचिंग लाइन के लिए ही है, तो आपको हम्म। टीचिंग में ही इससे बेनिफिट होगा क्योंकि ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही ये क्वालिफिकेशन होता है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी लेवल में आपको अगर कहीं पे प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए ये हेल्प करती है, तो कॉर्पोरेट से इसका कोई लेना देना नहीं। ओके, इसका मतलब कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर दिस नेट एंड जेआरएफ और पीएचडी कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ, इसमें मैं ये एक चीज बोलने वाला था कि कॉर्पोरेट के लिए एक एडिशनल बेनिफिट इस तरीका से हो सकता है कि हम्म। ये एक ऑब्वियस सा बात है कि प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो अगर आप ये क्लियर कर रखे होते तो वो थोड़ा सा रिज्यूमे में इफेक्ट आता है कि हाँ कि आपको पढ़ाई में अच्छा खासा इंटरेस्ट है और आप अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन ले रखे हैं, तो वो एक मतलब कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हालांकि अल्टीमेटली तो वही है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं कोई भी इंटरव्यू में, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट जरूर करता है कि हाँ कि आपके पास में एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। तो आपके पास में जितना ज्यादा एडिशनल क्वालिफिकेशन होता है वो थोड़ा सा ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प जरूर करता है आपको। हालांकि ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो इंटरव्यूअर है उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर क्रिएट कर सकता है कि हाँ कि आपके पास में एडिशनल क्वालिफिकेशन है। एक्चुअली मैं सही मायने में मैं कहूँ तो अगर आप सीए स्टूडेंट है या सीए बन चुके हैं तो आपको ऐसा कुछ एडिशनल प्रिपरेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हम्म। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा, उससे आपको प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने जब पहले अटेम्प्ट दिया था तो मैंने हम्म। कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था और मैं जस्ट एग्जाम में जाके बैठ गया था, हालांकि मुझे ये भी नहीं पता था कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। हम्म। और वो मेरे लिए सबसे बड़ा ज्यादा गलती हो गया था कि मुझे एग्जाम पैटर्न भी नहीं पता था। लेकिन ओके। मेरा बस ये था कि एक बार चलो एग्जाम जाके मैं देखे आ जाऊँ तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम कैसे वर्क ऑन करता है। तो एग्जाम जब कैसे वर्क ऑन करता है उसमें मुझे ये चीज जरूर समझ में आया कि एटलीस्ट मुझे एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि मेरे पार्ट में सबसे बड़ा गलती था। तो हम्म। मुझे वहां पे सबसे बड़ा गलती ये पता चला था कि पेपर वन जो होती है, जो कॉमन पेपर्स होती है सबको के लिए, इसमें जैसे कि दो पेपर है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर टू हम्म। आपके जो मास्टर स्पेसिफिक है जिसमें आप जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। पेपर वन जो था वो 50 मार्क्स का था, तो मैंने अज्यूम कर लिया था कि पेपर टू भी 50 मार्क्स का ही होगा। ओके। एक्चुअली मार्क्स इस तरीके से हो गया कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं। मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूँ कि 50 क्वेश्चंस पेपर वन में 50 क्वेश्चंस थे, तो हम्म। मुझे लगा था कि 52 पेपर टू में भी 50 क्वेश्चंस होंगे। तो मैं उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था अपने दिमाग में कि ठीक है कि पेपर वन को मैं 1.5 घंटा दूंगा, फिर पेपर टू को मैं 1.5 घंटा दूंगा। जब मैंने पेपर वन कंप्लीट किया, उसमें 50 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट की, तो 1.5 घंटा में, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है कि ये तो टाइम लिमिट में हो गया। जैसे मैं पेपर टू में गया तो मुझे दिखा कि वो पेपर टू में 50 क्वेश्चंस नहीं है, 100 क्वेश्चंस है। ओ। तो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी कि मैंने पेपर पैटर्न पे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे पता चला कि पेपर टू में 100 क्वेश्चन है, न कि 50। तो अब मुझे 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और इस वजह से क्या होता कि मेरे एंड के 20 क्वेश्चन छूट गए थे। तो जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरा ये 96 परसेंटाइल था। हम्म। तो अगर मैं वो 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन जो था मैं अगर वो अटेंड कर लिया होता तो मेरा हाई चांसेस था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं नेट क्लियर कर लेता, वो भी बिना किसी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं उस समय नहीं कर पाया। तो मुझे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मेन यही चीज समझ में आया था कि पेपर पैटर्न तो एटलीस्ट कम से कम पता होना चाहिए एक सीए स्टूडेंट या सीए को, कि वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो पता चल गया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो दूसरा एग्जाम्स जो होते हैं था, एमसीक्यूज ही आई थिंक के होते हैं, करेक्ट? हाँ हाँ, ये सारे के सारे एमसीक्यूज पैटर्न ही होते हैं, इसमें कुछ लिखने की आपको कुछ जरूरत नहीं रहती है। हम्म। 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड की जाएगी और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहती है आपको, तो आप लैंग्वेज उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम्म। कि अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको हिंदी से लेकर के आप हिंदी में देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब कि इंग्लिश का जो वर्ड है उसका हिंदी में क्या मतलब निकलता है। तो आप हम्म। उसको लैंग्वेज स्विच कर करके देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इसका मतलब क्या है। तो आप वो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके फिर आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं।
इसके अलावा जो सेकंड अटेम्प्ट था, तो मुझे उस समय तक पता चल गया था कि पेपर पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। फिर उस समय में एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन भी किया था, जो कि मुझे काफी हद तक थोड़ा सा मदद भी किया था। प्रिपरेशन इन द सेंस कि मैंने कोई बुक ये सब नहीं पढ़ा था। मैंने क्या किया था कि मैंने यूट्यूब में से ही पास्ट क्वेश्चंस मैंने देख लिया था कि सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें कितने सारे यूनिट्स है। मैंने हर यूनिट वाइज मैंने पास्ट क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए थे। तो करीब करीब मैंने 3 से 4 हजार क्वेश्चन मैंने यूट्यूब के थ्रू मैंने वो सारे एमसीक्यूज एंड ऑल ये सब मैंने देख लिए थे कि क्या क्या क्वेश्चंस है। और मैंने कुछ कुछ पर्टिकुलर निमोनिक्स यूज किए थे कि कुछ कुछ जो मुझे लग रहे थे कि हाँ कि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने दिमाग में कुछ कुछ निमोनिक्स यूज करके मैंने वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने याद कर लिए थे कि जो मुझे पता था कि अब एग्जाम में ये आ जाएगा। तो मेरे प्रिपरेशन में यही था कि मैंने कुछ एडिशनल कुछ मतलब कि स्पेंड नहीं किया था कोई भी किसी के कोर्स लेने में या कोई भी बुक्स में। मैंने बस ये यूट्यूब के जो वीडियोस है पास्ट क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे कर लिए थे। मैंने सारे यूनिट्स देख लिए कि इसमें 10 यूनिट्स है, तो ये यूनिट बेसिस में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और मैंने उसे करीब करीब 2 बार किया था। फिर मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया था, करीब करीब मैंने 40 दिन मैंने प्रिपेयर की थी ऑन एन एवरेज 6 आवर्स अ डे। और सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मेरा 97.71 परसेंटाइल आया था। ओके। और उस समय कट ऑफ था 97.42 परसेंटाइल। तो तो मैं बस जब जस्ट बच मैं गया। पास हो पाया था। और मेरा उसमें 60% के मार्क्स, 60% अप्रोक्सीमेटली मार्क्स आया था। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए होता है पास होने के लिए। पास होने के लिए तो आपको 40% मार्क्स से भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन एलिजिबल होने के लिए आपको एक परसेंटाइल क्रॉस करना पड़ता है, कट ऑफ परसेंटाइल क्रॉस करना पड़ता है। तो अब जैसे कि मैं 60% लाया था सेकेंड अटेम्प्ट में, तो जरूरी नहीं है कि मैं 60% के साथ में भी मैं नेट क्लियर कर लूं। तो ये चीज जरूरी था कि वो कट ऑफ को मैं क्लियर कर लूं। तो मैं 60% मार्क्स लाया था, तो वो उस अटेम्प्ट के लिए देखा जाए तो कट ऑफ को क्लियर कर लिया था। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बारी उस 60% मार्क्स आपका कट ऑफ को क्लियर कर ले। कभी कभार कम परसेंटेज में भी क्लियर हो जाता है, कभी कभार ज्यादा भी लग जाता है। कि कभी कभार होता है कि आप 62% लाना पड़ता है आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए, 60% लाके भी आप नीचे रह जाते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अप्रोक्सीमेटली 60% मार्क्स लाया था। मार्क्स इसमें डायरेक्टली नहीं बताया जाता है, इसमें एक्चुअली आंसर कीज आपका आया जाता रिलीज है। कर दिया था। देखिए ऑनलाइन आपको बताया जाएगा कि एक आंसर की आ गया है आपका, तो आप उससे चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। तो मैं उसी हिसाब से मैं मिला लिया था, तो मुझे पता चल गया था कि मेरे 90 क्वेश्चंस करेक्ट है आउट ऑफ 150, तो 60% हो गया था। तो फिर भी एक 60% एक अच्छा मार्क्स होता है, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ कि इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेरा उस अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया था अगेन। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने जस्ट एग्जाम फॉर्म साइन फिल कर दिया था। मैं बस वही चाहता था कि मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो जाए। तो मैं सोचा था कि ठीक है चलो एग्जाम देने में तो मेरा कुछ जा नहीं रहा है, एक्सेप्ट अपार्ट की एक एप्लीकेशन फी मुझे 1500 1600 का पे करना है और 3 घंटा जाके एग्जाम में बैठना है। तो मैं मेरा मेंटालिटी बस वही था, तो मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया और मैं एग्जाम में चल गया। और मुझे ये समझ में आया कि ये जो एग्जाम था बहुत एक्सट्रीम लेवल टफ था। और मुझे एक्चुअली में ऐसा कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज मुझे जो चीज समझ में आ रहा था कि अगर एग्जाम मुझे टफ लग रहा है तो बाकी लोगों को भी टफ लग रहा होगा। मोस्ट ऑफ द बिल्कुल। केसेस में ये सीए स्टूडेंट्स या फिर कोई भी कोर्सेज के साथ में होता है कि लोगों को लगता है कि वो लोग इतना प्रिपेयर किए हैं लेकिन अब एग्जाम के पेपर देख रहे हो उनको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग घबरा जाते हैं कि क्या मेरा प्रिपरेशन में कमी है, क्या मैं बेवकूफ हूँ या कुछ। लेकिन एक्चुअली वैसा कुछ नहीं होता, वो सबको के लिए ही फिर ओवरऑल ओवरऑल लेवल पे टफ होता है। तो वो आपका एक माइंड गेम वाला सिचुएशन हो जाता है कि आपको बस उस समय डटे रहना होता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि 3 घंटे डटे रहना है। तो मेरे लिए भी ये था कि अगर मुझे टफ लग रहा है बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, अगर मुझे ये टफ लग रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि हर किसी को टफ लग रहा होगा। तो मेरे लिए ये एक एडेड एडवांटेज था कि मैं सिचुएशन का जो रियलिटी था मैं उसको समझ पा रहा था। काफी लोग इस चीज की वजह से क्या हुआ होगा कि पैनिक हो गए होंगे, ब्लैंक आउट हो गए होंगे और उस समय गिव अप कर दिए होंगे कि ये सोच के कि मुझे तो आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन पेपर इतना टफ है। और उस वजह से काफी लोग जो लोग शायद क्लियर कर सकते थे तो वो लोग उतना एफर्ट नहीं दिए और पेपर को गिव अप कर दिए। और मुझे पता था कि अगर ये टफ मुझे लग रहा है तो सबको को टफ लग रहा होगा, तो इसलिए मैं वहां पे एकदम काम रह के मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेंड किया, जितने भी मैं अपने कॉमन सेंस को यूज कर सकता था मैं उसको यूज करके मैंने आंसर्स दिए। हालांकि टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन बस ये था कि मुझे पता था कि अगर मुझे टफ लग रहा है तो ये हर किसी के लिए ही टफ होगा। तो डेफिनेटली कि कट ऑफ लो जाना चाहिए। जब थर्ड अटेम्प्ट के जो आंसर शीट आई, ये आंसर कीज आई, तो मैंने मिलाया था। तो मुझे दिखा था कि मैंने सिर्फ 79 ही करेक्ट किया था आउट ऑफ 150, जो कि अप्रोक्सीमेटली 52 to 53% हो रही थी, जो कि नेट क्लियर करने के लिए बहुत कम परसेंटेज होता है। तो मुझे इतना कुछ खास उम्मीद नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये जो एग्जाम था ये बहुत एक्सट्रीम लेवल टफ था। तो
हाई चांसेस है कि कट ऑफ लो जाना चाहिए। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो देखा कि मैंने वापस से नेट क्लियर कर लिया था, और वो भी ज्यादा मार्क्स के साथ में, बल्कि ज्यादा परसेंटाइल के साथ में, कि मेरा 98.47 परसेंटाइल आया था। क्या जबकि बात। लास्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में जबकि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 60% लाया था, तो भी मेरा 97.71 परसेंटाइल था। लेकिन हम्म। इस बार थर्ड अटेम्प्ट में बल्कि मैंने कम परसेंटेज लाया था, कि 52.67 या 53 परसेंटेज था, तो भी मेरा परसेंटाइल ज्यादा था, 98.47 परसेंटाइल था। हम्म। तो यहाँ पे भले ही मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने माइंड गेम जो जो मैं समझा था, जो मैं सिचुएशन का रियलिटी समझा था, वो मेरे लिए काफी काम आया था। तो मेरे लिए बस यही था कि उस सिचुएशन में बस प्रेजेंट रहना है, कान रहना है, और आपका जो कॉमन सेंस है उसको यूज करके आपको बस आंसर्स देना है। हाई चांसेस है कि आपका क्लियर हो जाएगा। आप ज्यादा उम्मीद रखेंगे, आप ज्यादा पैनिक करेंगे, तो हाई चांसेस है कि आप प्रिपरेशन के बाद में भी फेल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग 9-10 महीना भी प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में भी फेल हो जाते हैं। और अगर आप सीए स्टूडेंट है या सीए क्लियर कर रखे हैं, तो आपके पास में ऑलरेडी वो सब नॉलेज है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि पेपर वन के लिए फिर भी आप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आएंगे। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट पेपर वन का हम्म। आप इन यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिए, कम से कम उसका तो आप देख लीजिए, जिससे आप पेपर वन अटेंड करने लायक हो जाए। पेपर टू आपको मोर और लेस ऐसा ही लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, तो आपके लिए ये क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो दो चीज यही है कि अगर आप सीए स्टूडेंट है और सीए फाइनल है, तो आप ऑलरेडी आपके पास में वो नॉलेज होगा। दूसरा चीज ये है कि आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में कि आपको एक माइंडसेट डेवलप करके रखना पड़ेगा कि आपको बस पेपर कंप्लीट करना है उस पर्टिकुलर टाइम में, कैसे भी करके, बिना खुद को जज करे कि आप काबिल है या नहीं है। काबिल है या नहीं है वो डिसाइड होगा जब आपका रिजल्ट डेवलप होगा, जब जनरेट होगा। सबसे बिल्कुल। पहले, उससे पहले आपको एग्जाम हॉल में बस यही मान के चलना है कि आप पूरे फुल्ली केपेबल है, और आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी ब्लैंक आउट हो रखा था, कि मुझे भी उतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे हम्म। एक्चुअली में पता था कि ये सिचुएशन एक्चुअली सबको के लिए टफ है। तो मैं उस सिचुएशन का फायदा उठा के मैं जैसे तैसे करके सारे एग्जाम क्लियर कर लिया, और अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया तो मैं पास भी हो गया। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया आपने जो ये भी बातें बताई, किस तरीके से एग्जाम्स की स्ट्रेटजी एंड जो पेपर्स नेट के होते हैं, तो किस किस तरीके से आपने ये जो आपने जर्नी बताई, ऑब्वियसली बहुत ही हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। सो अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच ऑफ नॉलेज अबाउट नेट जेआरएफ एंड एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड मिलते हैं फिर कभी अगले सेशन में। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स बिल्कुल कमेंट करेंगे कि इनको नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन और नेट जेआरएफ के बारे में जान करके कैसा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।